हेलो फ्रेंड्स। आज हम अपने इस बैच का लास्ट टॉपिक करने जा रहे हैं जिसका नाम है डेवलपमेंट इन अकाउंटिंग। ये जो नया सिलेबस ऐड हुआ था उसमें ये सबसे लास्ट वाला टॉपिक रखा गया था, डेवलपमेंट इन अकाउंटिंग। ठीक है, जिस तरह इन्होंने पहले ही कॉस्ट अकाउंटिंग और बजट, उसके बाद टैक्सेशन को मतलब डिफाइन नहीं किया था कितने हद तक पूछा जाएगा, इसी तरह से इन्होंने डेवलपमेंट इन अकाउंटिंग को भी एम्बिगुइटी वे में रखा। ये बोला नहीं कि इसमें क्या कवर करना है। तो मैंने अपना बेस्ट एस्टिमेट लगा के दो चीजों में इसको बाइफरकेट कर दिया। ये समझते हो कि इससे बाहर तो कुछ भी नहीं आएगा। तो हम इसमें क्या करेंगे, डेवलपमेंट इन अकाउंटिंग में दो चीजें मैंने कवर करते हैं। एक, एवोल्यूशन कैसे हुआ अकाउंटिंग का, मतलब जब से स्टार्ट होगी अकाउंटिंग, कैसे कैसे अकाउंटिंग स्टार्ट होगी और आज किस लेवल तक पहुंची है, और अब रिसेंट डेवलपमेंट्स क्या हो रही है अकाउंटिंग में जो हट के है थोड़ा सा, जो आपने नॉर्मल अकाउंटिंग पढ़ी है उससे जो हट के कंसेप्ट अभी अकाउंटिंग में आ रहे हैं उन चीजों को कवर है। तो उससे मुझे लगता है कि ये जो पूछा जाने वाला है डेवलपमेंट इन अकाउंटिंग वो कवर हो सकता है इन दो चीजों को करके। एक, एवोल्यूशन हम पढ़ेंगे किस तरह से इवॉल्व हो गया अकाउंटिंग, और दूसरा चीज अभी लेटेस्ट ट्रेंड्स क्या है अकाउंटिंग में। ठीक है, जिस तरह से साइंस का है एवोल्यूशन क्या हो गया और आज क्या है, हम बोल सकते हैं द डेवलपमेंट इन साइंस। इस तरीके से हम समझेंगे डेवलपमेंट इन अकाउंटिंग। और दूसरी चीज मैं यहाँ पे बताता हूँ, ऑनेस्टली मैं लेक्चर के पहले ही बोलता हूँ, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे नहीं लगता है कि इसमें से कुछ ज्यादा मार्क्स आने वाले हैं इस चैप्टर में से, बट आपके सिलेबस में है और हम उसको पढ़ेंगे और आपका एक पूरा रिवीजन हो जाएगा काइंड ऑफ अकाउंटिंग का। मतलब आपको थोड़ा एंड टू एंड समझ आए, जो मैं बार बार वो बात बोलता हूँ कनेक्टिंग द डॉट्स वाली, वो आपको समझ आ जाएगा। अच्छा अच्छा, पहले ऐसे होता था, फिर ये हो गया, फिर ये हो गया, अब हम इस डायरेक्शन में जा रहे हैं। तो यू बीइंग इन द फाइनेंस डिपार्टमेंट वेरी सून, तो आपको थोड़ा सा आइडिया मिल जाएगा फिर क्या चलता है अकाउंटिंग में। ठीक है, और हो सकता है कि आपको भी इसमें इंटरेस्ट बढ़े और आप इसमें फर्दर पढ़ाई भी करो। ठीक है दोस्तों, तो स्टार्ट करते हैं एवोल्यूशन ऑफ अकाउंटिंग से, और उसमें हम स्टार्ट करते हैं अर्ली अकाउंटिंग की बात करेंगे। जैसे मैंने आपको बोला था या आप सबको पता है, पहले जमाने में क्या होता था, पहले जमाने में बार्टर सिस्टम होता था। ट्रेड कैसे होता था कि करेंसी तो थी नहीं, तो ऐसा होता था कि अगर एक एरिया है, या मैं ऐसे बताऊं, अगर कश्मीर है, कश्मीर में सेब निकलते हैं, और जम्मू है, जम्मू में राइस निकलता है सपोज, तो बार्टर सिस्टम कैसे टेक प्लेस करता था, जम्मू वाले मतलब कश्मीर वाले उनको सेब देते थे या जो भी चीज कश्मीर से निकलती वो होती थी, और जम्मू वाले वो देते थे। इस तरीके से चलता है। या आपने गांव लेवल पे भी देखा था, किस लोगों के पास आटा होता था, कुछ के पास चावल होता था, तो वो अपने आप में स्विच करते थे। और ट्रेड लेवल पे भी यही चीजें होती थी कि वो लोग जिनके पास चावल होता था वो ऐसे देते थे। तो ट्रेडिंग जो होती थी वो इसमें होती थी। ठीक है ना, बार्टर सिस्टम में। वो तो ठीक है, उसका रिकॉर्ड तुम वो कैसे करते थे, उसका रिकॉर्ड तो उसी में होता था। फिर जाके करेंसी जब भी आ गई, बट अकाउंटिंग नहीं थी, तब क्या करते थे, तब जो अकाउंटिंग कैसे करते थे, रिकॉर्ड कैसे रखते थे अर्ली सिविलाइजेशन में, दे वर यूजिंग क्ले टोकन्स। जब ट्रेड फिर बड़े लेवल पे बढ़ने लगा और थोड़ा करेंसी भी चलो था ही, तो तब हिसाब कैसे रखा जाता था। अभी जब गुड्स की बात करेंगे तो हिसाब रखा जाता था, मतलब कुछ नंबर्स में नहीं रखा जाता था, तो क्ले टोकन्स का इस्तेमाल किया जाता था अर्ली अकाउंटिंग में। तो वहां पे क्या होता था, कुछ टोकन्स बनाए जाते थे, सिंबल बनाए, जैसे हम ये आज भी देखते हैं 500 ग्राम का वो होता है, वेट होता है 1 किलो का। इसी तरीके से कुछ सिंबल्स रखे, कुछ निशान बनाए जाते थे क्ले के टोकन्स में। जैसे एक ऐसा निशान बन गया, उसमें कुछ डॉट्स ऐसे कुछ हो गए, तो इसका मतलब होता है 100 kg। इसी तरीके से डॉट्स बनाते हैं। ठीक है, फिर क्या होता था, जैसे एक वैगन, मतलब जो भी एक सामान आ गया किसी ट्रेडर का दूसरे ट्रेडर को, और उसमें सपोज 100 किलो चावल है, तो वो क्या करेगा, उसको एक टोकन पकड़ा देगा। और टोकन को क्या करते थे, टोकन जो होता था, जैसे टोकन में ये निशान पड़े हुए हैं, इसका मतलब होता है, इस निशान का मतलब होता है 100 किलो सपोज। तो इस 100 किलो की जो ये पंच होता था, इसका पंच करते थे क्ले पे। ठीक है, क्ले का एक बॉल बनाते उस पर पंच करते थे और इस टोकन को इसके अंदर डालते थे। तो वो जो अब बॉल छोटा सा वो क्ले का टोकन बन गया, तो उसको बाहर से देख के ही बंदा बोल सकता था कि ये जो पूरा लॉट आया है, इस लॉट में 100 किलो चावल है। आपको गिनने की जरूरत नहीं पड़ती थी, सिर्फ आपके क्या टोकन लगा हुआ है, तो वो चीज होता था कि भाई इसमें 100 किलो। तो इस तरीके से हिसाब रखा जाता था। फिर वो किसी और को बेचा तो उस तरीके से और, बट उस टोकन को उसके अंदर रखा जाता था, बाहर नहीं रखा था, और उस टोकन को सेफ्टी के लिए उसके अंदर रखा जाता था। इस तरीके से फिर वो हिसाब करते थे। ठीक है, ये पहले हो गया। उसके बाद यहाँ पे मैं एक्चुअली क्या है, मैं यहाँ पे सिर्फ वो चीजें रख रहा हूँ जो बुक्स में आजकल पाई जाती है, बट कुछ चीजें हैं जो फैक्ट्स है जिनको छुपाया नहीं जा सकता है, चाहे हिस्टोरियन उसको कितना भी छुपाना चाहे। तो मैं यहाँ पे अर्ली अकाउंट को डबल एंट्री बुक कीपिंग में जो एक और इंपॉर्टेंट चीज आई थी उसको भी यहाँ पे डिस्कस करूंगा। ठीक है, तो अर्ली अकाउंटिंग बार्टर सिस्टम में या जो भी होता था ऐसे होता था, क्लियर टोकन होता। ठीक है,
उसके बाद फिर क्या हुआ, करेंसी का इन्वेंशन हो गया, चाहे कॉइनेज जिसको बोलते हैं, या चाइनीज लोगों ने अबेकस रखा तो ठीक है, मैथमेटिक्स थोड़ा सा आ गया कि नंबर्स में हम उनको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, तो करेंसी भी आ गई। तो अब जरूरत फील होगी कि इनमें भी पैसों में भी हिसाब रखा जाए। बट तब क्या होता था, सिंगल एंट्री हिसाब रखा जाता था। सिंगल एंट्री में सिर्फ ये देखा जाता था पैसा कहां से आया और किस किस के पास, मतलब कहां खर्च हुआ और किसके पास उधार है हमारा। तो बिजनेस इतना ही रखते थे कि कहां कहां खर्च हुआ और अगर किसी के पास उधार है तो उसका हिसाब रखते थे, ठीक है ना। और इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट रोल जो आ गया है अकाउंटिंग में, अगर देखा जाए तो मतलब जो हिस्टोरियंस उनको ये चीज पता है वो आ गया, जो अगर आप देखोगे, आप में से बहुत सारे लोग कुरान से वाकिफ होंगे। सूरह बकरा की वर्स नंबर 282 है, इट इज द लॉन्गेस्ट वर्स इन द कुरान। आयत नंबर 282 ऑफ सूरह बकरा, दूसरा वाला सूरा है, दूसरा वाला चैप्टर है कुरान का। इसको आयत दैन बोलते हैं, आयत दैन, लेन देन जो उसको बोलते हैं। तो इसमें उसके बारे में लिखा गया है कि जब भी आप किसी को उधार दो, उसमें एक्सेप्शन दी गई है कि अगर आप जो करंट अकाउंट की ट्रांजैक्शन, मतलब जो छोटी मोटी ट्रांजैक्शन होती है फॉर शॉर्टर पीरियड ऑफ टाइम, उसको आप अगर नहीं लिखना चाहो तो कोई बात नहीं। बट जो भी आपकी बड़ी ट्रांजैक्शन होंगी, आपने किसी को उधार दिया तो उसको नोट डाउन करो। तो यहाँ पे कंसेप्ट आ गया कि आपको जितने भी ये डेट्स होते हैं इनको आपने रिकॉर्ड करना चाहिए। और उस स्पेशली कब की बात है, आप 6th सेंचुरी एडी की बात है, जब इस्लाम का मतलब अरब का पीक हो गया दुनिया में। तो अरब सिविलाइजेशन सबसे नंबर 1 पहुंच गई। तो उनका फिर क्या हुआ, अब पूरे दुनिया पे उनका ही वो आ गया कि मतलब उन्होंने अपना बढ़ा दिया, जो उनका एम्पायर था वो बढ़ गया। और वो जिस तरीके से ट्रेड करेंगे वो इन्फ्लुएंस हो गया बाकी कंट्रीज पे। और उनके यहाँ इस चीज को तो बहुत इंपॉर्टेंस है, क्योंकि कुरान में लिखा गया कि जो भी आपके डेट्स है आप उनको नोट डाउन करो। अब आज भी देख लेना, आज भी आप कोई चीज करते हो ना, उसमें आप देखोगे अगर आजकल भी आप कोई भी चीज करते हो, लास्ट में 2 विटनेस के साइन होते हैं। 2 विटनेस के साइन होते नहीं होते लास्ट में। ये कंसेप्ट कहां से आया, इसी वर्ष से आ गया कि जब भी आप किसी को कर्जा दे दो तो उसको नोट डाउन करो। और आपके तब क्या होने चाहिए, 2 गवाह होने चाहिए, 2 विटनेस होने चाहिए। द कंसेप्ट ऑफ द 2 विटनेसेस, जो आजकल भी आप कोई भी एफिडेविट कुछ भी बना दो, 2 विटनेसेस रहते हैं, कहीं ना कहीं इसके साथ लिंकेज है। क्योंकि कुरान में तब उनको बोला गया था मुस्लिम्स को कि आप जब भी कोई ये डील करोगे तो इसको नोट डाउन करो, क्योंकि ये बहुत सारे डिस्प्यूट से आपको बचा देगा। क्योंकि क्या होता है कि इसको हम अपनी लैंग्वेज में तहरीर करना भी बोल देते हैं। क्योंकि क्या होता है कि, और इसमें ये भी लिखा गया था कि ये बुरा मत समझ लो आप कि यार मैं अपने दोस्त को दो रहा हूं तो तुझे मुझे भरोसा नहीं है। नहीं, ये चीजें बड़ी बड़ी मतलब परेशानियों से इंसान को बचाता है। क्योंकि बाद में बंदा बोलता है मैंने तो लिया नहीं तुमसे, तो अगर लिख के दिया होगा, 2 गवाह होंगे, तो फिर वो बंदा मुकर नहीं सकता है और आपकी डिस्प्यूट रिजॉल्व हो सकते हैं। तो वहां पे कंसेप्ट आया कि जो भी ये चीज है लिखना स्टार्ट हो गया, ठीक है ना। तो अब फिर जो अरब का इन्फ्लुएंस बढ़ गया, वो बाकी बाकी कंट्रीज में गए, कहीं ना कहीं वो इटली और बाकी कंट्रीज में भी गए। और वहां पे कहीं ना उनका असर रह गया इस चीज का कि अब जितना भी ट्रेड हो रहा था उसको लिखा भी जा रहा था। नॉट ओनली कि क्लियर टोकन सब कुछ, बल्कि उसको लिखा भी जाता था, बाकायदा बुक्स में आ जाता था वो चीज। और उसका फिर सबसे बड़ा फायदा जो लिया वो था लुका पचोली, जिसको फादर ऑफ मॉडर्न अकाउंटिंग भी बोला जाता है। ये भी एक मर्चेंट था। तो कहीं ना कहीं थोड़ी थोड़ी डेवलपमेंट तो हो ही रही थी इस चीज में, अकाउंटिंग में। अब किस तरीके से बेटर वे में रखा जाए, क्योंकि ट्रेड बहुत ज्यादा बढ़ रहा था, लिखना भी जरूरी था। तो लुका पचोली केम विद द कांसेप्ट ऑफ द डबल एंट्री बुक कीपिंग, कि हम क्यों एक ही एस्पेक्ट को देख रहे हैं। अब इस चीज का तो आपको बहुत आइडिया है, डबल एंट्री अकाउंटिंग करते हुए हम एक ही चीज को, एस्पेक्ट को क्यों देखें, क्यों ना दोनों एस्पेक्ट्स ऑफ द ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड किया जाए। तो इसने जो बुक बनाई, तो बहुत लंबा नाम है उसका, मैं जस्ट आपके लिए पढ़ लेता हूं उसका नाम। इसने जो बुक बना दी उसका नाम था समद अरिथमेटिका जियोमेट्रिया प्रोपोर्शनेट एट प्रोपोर्शनेटलिटा। ये इसने बुक बना दी ऑफ डबल एंट्री बुक कीपिंग, जिसमें इसने दिखा दिया द कंसेप्ट ऑफ द नॉमिनल अकाउंट, द कंसेप्ट ऑफ द रियल अकाउंट्स। हालांकि रियल अकाउंट्स और नॉमिनल अकाउंट्स कहीं ना कहीं, मैंने जो बोला कि सिविलाइजेशन का बड़ा इन्फ्लुएंस था, वहां पे एक अब्दुल जब्बार अल ख्वारिज़मी था, जिसको फादर ऑफ अलजेब्रा भी बोलते हैं, जिसने अलजेब्रा भी बुक ली थी। अलजेब्रा बेसिकली मैथमेटिक्स है, बट अगर आप देखो वहां पे भी लेफ्ट हैंड साइड इसको राइट हैंड साइड, और रियल अकाउंट्स और नॉमिनल अकाउंट्स का वहां पे भी इंटरेस्ट था। बट उस सब का फिर थोड़ा थोड़ा डेवलपमेंट होके सबसे ज्यादा जिसने फिर उस पे यूज ये कर दिया, रिसर्च कर दी और एक बुक बना दी, वो था लुका पचोली।
हालांकि इंडिया में भी अर्थशास्त्र नाम से बुक एक बंदे ने लिखी थी, ठीक है दोस्तों। तो फिर इसने डबल एंट्री बुक कीपिंग, पहले तो क्ले टोकन्स का था, फिर सिंगल एंट्री का थोड़ा थोड़ा कंसेप्ट आ गया, फिर डबल एंट्री का कंसेप्ट दे दिया किसने, लुका पाचोली ने, और इसका ये चीज बहुत चल गया। और ये चीज जब फिर मतलब यूरोपियंस की वो थी, मतलब उनका राइज होने लगा, और उनकी पूरे मतलब वर्ल्ड में ट्रेड में उनका इन्फ्लुएंस रहा, तो ये सारी चीजें और फैलती गई, उसको अच्छा लगा, उसने उसको बोला, उनको अच्छा लगा, तो ये कंसेप्ट सारे मर्चेंट्स को लगा कि दिस इज द बेस्ट वे टू डू द अकाउंटिंग, और आप एंड टू एंड हिसाब रख सकते हो। उसके बाद फिर क्या हुआ, ये तो 1494 की बात है, ठीक है, यहां तक हम आ गए। 7000 बीसी से हमने स्टार्ट कर दिया, ठीक है, वो चलता था अरबी अकाउंट में। फिर अब इस्लामिक सिविलाइजेशन में आ गए तो 600 एडी की कंटेक्स्ट में फिर बात आ गई, फिर इनका दौर आ गया तो 1494 में आ गया। उसके बाद फिर 18th सेंचुरी के अराउंड में, 18th सेंचुरी के अराउंड में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हो गया। पहले तो कुछ मर्चेंट होते थे, वो बना, उनके पास ट्रेडिंग ये सारा होता है, फिर इंडस्ट्रीज का कंसेप्ट आ गया, और इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन तो वो आपने हिस्ट्री में पढ़ा हुआ कितना बड़ा रेवोल्यूशन इन इटसेल्फ है। तो जो पहले मैन्युअली काम किया जाता था, वो दैट वाज बीइंग डन इन द फॉर्म ऑफ इन इंडस्ट्रीज, और वहां पे अब बड़े बड़े कॉर्पोरेट्स के वजूद आ गया, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन में आ गया, और साथ साथ में जॉइंट स्टॉक कंपनीज, कल के लेक्चर में आपको मैंने शेयर्स के बारे में बोल दिया था, तो उनको बोलते हैं जॉइंट स्टॉक कंपनीज, की एक ही बंदा पैसा नहीं लगाता है, बल्कि कंपनी बना जाती है, स्टॉक मीन शेयर, तो जॉइंटली सारे लोग उसमें लगाते हैं। अब प्रॉब्लम क्या होगी, वहां पे जब कंपनी बन गई मेरे दोस्तों, कंपनी में अब ये कुछ बंदे हैं जो बिजनेस चलाएंगे, जो इसका जिसने पैसा लगाया उनका तो बिजनेस के ऑपरेशन से कोई रोल नहीं है। जैसे मैंने रिलायंस का शेयर खरीदा है सपोज, तो मैं तो रिलायंस में कोई काम नहीं करता, मैं तो रिलायंस के ऑपरेशंस में नहीं देख लेता, बट स्टिल आई एम द ओनर ऑफ द रिलायंस, एंड दोज पीपल हु आर वर्किंग इन द रिलायंस, द मैनेजमेंट ऑफ द रिलायंस इज वर्किंग इन द रिलायंस। तो मेरा पैसा जो रिलायंस में लगा है, मुझे कैसे ट्रस्ट आएगा, तो वो एक कंसर्न है। तो एक जरूरत इस बात की फील हो गई कि ये जो अकाउंटिंग है, इसने बहुत बड़ा रोल वहां पे प्ले करना है अब, क्योंकि अब ये जो अकाउंटिंग है, मैं रिलायंस में पैसा लगाऊंगा, मैं किसी और कंपनी में पैसा लगाऊंगा, किसको देख के मेरे दोस्तों, सर मैं उसकी बैलेंस शीट और उसके पीएनएल को देखता हूं। अब जब इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन आ गया तो अकाउंटिंग की और जरूरत पड़ गई। चलो मैं इसको लीक करता हूं, पहले मैं इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन खत्म करता, फिर प्रोफेशनल अकाउंटिंग पे आ जाता हूं। इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन आ गया तो जो वही खर्चे और सब चीज थी, टर्नओवर था, बड़े लेवल पे हो गया। तो वो खुद जो इंडस्ट्रीज के मालिक थे, वो भी जानना चाहते थे कि हमारा पैसा कहां पे खर्च हो रहा है और हम किस तरह से कॉस्ट एफिशिएंट बन जाए। हमने कॉस्ट अकाउंटिंग भी पढ़ ली, तो वो भी कंसेप्ट फिर वहां से इवॉल्व हो गया। मॉडर्न अकाउंटिंग मतलब अकाउंटिंग सिर्फ उतना ही नहीं रहा कि आपको फाइनेंशियल अकाउंटिंग करनी है, बल्कि बिजनेसेस इसमें भी जानने लगे कि हमारा खर्चा कहां पे हो रहा है और किस तरह से हम कॉस्ट को एफिशिएंट वे में यूज करें। तो कॉस्ट अकाउंटिंग का कंसेप्ट भी फिर वहां से लाया। फिर प्रोफेशनल अकाउंटिंग का वजूद क्यों आ गया, जो अभी मॉडर्न जमाने में प्रोफेशनल अकाउंटिंग आ गई, कि अकाउंटिंग इज कंसीडर्ड एज अ प्रोफेशन इन इटसेल्फ, है ना। जैसे मैं हूं, आई एम ए चार्टर्ड अकाउंटेंट, तो मैंने किसी एक प्रोफेशनल इंस्टीट्यूट से डिग्री ली है। किससे? इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंट्स ऑफ इंडिया। मतलब द प्रीमियर अकाउंटेंट्स ऑफ द इंडिया आर नोन एज द, मतलब जो हाईएस्ट अकाउंटिंग बॉडी ऑफ इंडिया है, वो है चार्टर्ड अकाउंट्स इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंट्स ऑफ इंडिया। और वहां से ही मैंने अकाउंटेंसी का प्रोफेशन मतलब ये कोर्स कर दिया, और तब जाके मुझे वो डिग्री दी गई जिसका नाम है चार्टर्ड अकाउंटेंट। तभी मेरे नाम के साथ लगता है चार्टर्ड अकाउंटेंट। जिस तरह से एक डॉक्टर एमबीबीएस करता है 5-6 साल, फिर उसको डॉक्टर लगता है, एक इंजीनियर कर लेता है, फिर उसके प्रीफिक्स में इंजीनियर। इसी तरह से अकाउंटिंग वो नहीं रहा कि आप हिसाब करते हो, बल्कि अगर आपको वो चीज बनना है, चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना, तो आपको बाकायदा एक डिग्री लेनी पड़ेगी। तो ये जो कंसेप्ट ऑफ प्रोफेशनल अकाउंटिंग है, इसने बहुत मतलब वो ले लिया, मतलब कि सिग्निफिकेंस इसकी आ गई। क्यों? अब देखो जॉइंट स्टॉक कंपनीज का जो मैंने कंसेप्ट बोला था लास्ट लेक्चर में भी, कि अब लोग लगाना चाहते हैं उस कंपनी में पैसा, यार लगा रहे हैं, बट उस कंपनी को चलाता कोई और है, ओनर्स अलग है, मैनेजमेंट अलग है। तो वो बंदे ठीक से काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, वो अकाउंटिंग ठीक कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, अगर वो वहां पे मैनिपुलेशन करेंगे तो कैसे पता चलेगा? वो तो फिर लोगों को लूट लेंगे, फेक अगर बैलेंस शीट बनाएंगे, जो आपने सुना होगा विंडो ड्रेसिंग करेंगे, अगर वो सारी चीजें करेंगे, तो जरूरत महसूस नहीं हो रही है कि ये जो बैलेंस शीट और प्रॉफिट लॉस अकाउंट बनाए हैं, इनका इंडिविजुअल वेटिंग हो, इनका ऑडिट हो, तो ऑडिट कौन करेगा? वो ऑडिटर करेगा। और वो ऑडिटर कौन होगा? सर वो चार्टर्ड अकाउंटेंट होगा। और चार्टर्ड अकाउंटेंट कौन बनाएगा? हर कंट्री की अपनी अपनी चार्टर्ड अकाउंटेंट एसोसिएशन बन गई, अकाउंटिंग प्रोफेशनल अकाउंटिंग बॉडीज बन गई। तो हर कंट्री ने क्या कर दिया, इट स्टार्टेड इन स्कॉटलैंड, बट अब हर कंट्री में है कि हर कंट्री में
क्या हो गया, अब जरूरत इस बात की होगी कि जब कंट्री का ट्रेड बढ़ाना है, कंट्री की डीडीपी बनानी है, तो कॉर्पोरेट्स को बनाना पड़ेगा। कॉर्पोरेट्स का कंसेप्ट तो रहेगा ही। हाँ सर, कॉर्पोरेट्स का कंसेप्ट रहेगा और कॉर्पोरेट्स में लोगों का पैसा लगेगा। कॉर्पोरेट्स के जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स है, कॉर्पोरेट्स के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है, उन पे गवर्नमेंट की नजर होनी चाहिए, उन पे गवर्नमेंट का कंट्रोल होना चाहिए। तो जो भी कॉर्पोरेट अफेयर्स होती है उस कंट्री की, तो वो उनको बोलते हैं कि आपको अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाने हैं और आपने उसका ऑडिट करना है। जब आप इंडिया की बात करेंगे तो गवर्नमेंट इसको रेगुलेट तो करेगी कंपनीज को, तो उन्होंने लाया कंपनीज एक्ट 2013 और फिर उन्होंने बोला कि जितने भी कंपनीज है तो उनको अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनानी है, उनको अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाने हैं, उनको उसका ऑडिट करना है और उनको उसको एमसीए में सबमिट करना है। तो यहाँ पे क्या आ गया, जब उनको ऑडिट कराना है थर्ड पार्टी से, जिनको स्टैट्यूटरी ऑडिटर्स बोलते हैं, और बहुत कंपनीज में वो गवर्नमेंट खुद नॉमिनेट करते हैं, और अदर दैट अगर आप खुद से कर रहे हो तो दैट विल बी ए चार्टर्ड अकाउंटेंट ओनली, और चार्टर्ड अकाउंट पे ट्रस्ट है इस देश का। तो वो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स उनकी इंडिविजुअल वेटिंग करेंगे और ऑडिट रिपोर्ट देंगे और लोग उस ऑडिट रिपोर्ट को देख लेंगे। एक ये कंसेप्ट आया। दूसरी चीज आई कि ये जो अकाउंटिंग होनी चाहिए सब कंपनीज की सेम होनी चाहिए, मतलब पॉलिसीज मोरल सेम होनी। तो इंटरनेशनल लेवल पे द कंसेप्ट ऑफ गैप्स केम, जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स का कंसेप्ट आ गया, क्योंकि मतलब हर किसी का मतलब ये जो अकाउंटिंग करेंगे इट शुड बी यूनिफॉर्म। तो फिर इंडिया में भी क्या आया, फिर इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया को एक और रेस्पॉन्सिबिलिटी, आप अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स बना लो कि कैसे अकाउंटिंग करनी है। तो उन्होंने बनाया। फिर कंपनीज के लिए अभी बड़ी बड़ी कंपनीज में इंड एएस लगते हैं और बाकी के लिए नॉर्मल एएस लगते हैं। इंड एएस और एएस क्या है, यूनिफॉर्म लेवल पे आईएफआरएस चलते हैं, इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स। तो अब फील आ रही है क्योंकि ग्लोबलाइजेशन है, सारी बाहर के लोग इधर पैसा लगाना चाहते हैं, यहाँ के लोग बाहर पैसा लगाना चाहते हैं। तो एक फील आ रहा है, जिस तरह से हम बोलते हैं कि एक कंट्री में सारे लोग एक ही तरह की अकाउंटिंग करें, इस तरह से एक फील आता है कि इंटरनेशनल लेवल पे भी एक ही कॉमन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग हो, ताकि मैं अगर अमेरिका में की कंपनी में पैसा लगाना चाहता हूं तो अगर वो अकाउंटिंग किसी दूसरे तरीके से करते हैं और हम दूसरे तरीके से करेंगे तो मुझे लगता है धोखा लग सकता है। अगर हम किसी चीज को लायबिलिटी मानते हैं, अगर किसी चीज को वो एक्सपेंस मानते हैं और हो सकता है हम उसको एसेट मार रहे हैं, तो ये तो बहुत बड़ी बात आएगी ना। तो वो तो उसको खर्चा मार रहे हैं, तो उनके प्रॉफिट कम होंगे और इंडिया के प्रॉफिट ज्यादा होंगे, इंडिया की कंपनी के। तो जरूरत इस बात की सारों की ग्लोबली एक ही तरह के सेट ऑफ रूल्स हो। बट अभी हमने देखा कि हमारी इकोनॉमी मतलब डिफरेंट है उनकी ट्रेड प्रैक्टिस से, आईएफआरएस में रूल्स बहुत स्ट्रिक्ट है, तो हमने मिडवे निकाला इंड एएस, इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। They are just convergent form of the IFRS, International Financial Reporting Standard. अल्टीमेट गोल है कि हम सारे उधर ही जाएंगे और इंटरनेशनल लेवल पे वन सेट ऑफ रूल्स होगा अकाउंटिंग का, ठीक है। एनीवेज, तो यहाँ पे मैं क्या बोल रहा था कि इस वजह से क्या हो गया कि जो प्रोफेशनल अकाउंटिंग है इसने अपना वजूद ले लिया। अब क्या हो गया कि अकाउंटिंग मेयरली वो चीज नहीं रहा कि बिजनेस को अपना हिसाब रखना है, बल्कि ये एक प्रोफेशन बन गया जिसमें हर कंट्री ने फिर अपने चार्टर्ड अकाउंट इंस्टीट्यूशंस रखे और वहां पे वो लोग तैयार करते हैं जो कंट्री की इकोनॉमी में अकाउंटिंग का पार्ट प्ले करें। तो कंसेप्ट ऑफ आया फिर चार्टर्ड अकाउंटेंसी, ठीक है दोस्तों। ये था एवोल्यूशन ऑफ अकाउंटिंग किस तरीके से बढ़ गया। और फिर जाके इसमें अगर मैं और चीज भी ऐड कर दूंगा, फिर पहले अकाउंटिंग मैनुअली होती थी, यहाँ पे हम बोलते थे जर्नल बनाते थे, अब जर्नल बुक रखते थे, लेजर बुक रखते थे, ये सारी चीज करते थे, लेजर रखते थे, और फिर जाके उसका ट्रायल बैलेंस ये सारा कुछ। तो पहले ये पेपर पे होता था, अब क्या हो गया अकाउंटिंग के सॉफ्टवेयर आ गए। आप बोलोगे सर ये चीज तो आपने नोट्स में रखे नहीं है, क्योंकि ये तो मैं तभी बोल रहा हूँ कि एग्जामिनेशन ओरिएंटेड इतना इंपॉर्टेंट है नहीं, बट आपको नॉलेज तो होनी चाहिए ही आपको है। कोई बच्चा मुझे बोलता है कि सर हम आपकी बुक पढ़े तो काम हो जाएगा। कुछ कुछ बच्चे ना मुझे ये भी बोलते हैं, मुझे हंसी भी आती है, सर जो आपने नई बुक बनाई है फाकी उतना ही पढ़े। तो मतलब कभी पढ़ तो लो, उसमें तो पुराने 22 टॉपिक के बारे में 10 पेज है खाली, क्योंकि वो मैंने एडिशन डाल दिया। बोले सर उतना ही पढ़ेंगे काम हो जाएगा, ये वो देखते नहीं कि बुक क्या है। तो थोड़ा सा मतलब वो सीरियस रहा करो। एनीवेज, मैंने अगर कुछ चीजें नोट्स में नहीं लिखी है तो आप उनको नोट कर सकते हो, वो आपकी नॉलेज के लिए। तो अभी जो अकाउंटिंग आप पढ़ रहे थे कि ये हम पेपर पे लिखते थे, नाउ सॉफ्टवेयर आ गए। कॉमनली यूज सॉफ्टवेयर जो इंडिया में होता है वो टैली होता है या बिजी होता है। तो आप क्या करते हो, आप उसमें टैली में एक मतलब वो बनाते हो अपना रिकॉर्ड करने के लिए, अपना बिजनेस का नाम डाल देते हो और आप जर्नल एंट्री करते हो ना मेरे दोस्तों। आप जर्नल एंट्री करते हो, वो लेजर अकाउंट में खुद ही इंपैक्ट डालता है, ट्रेडिंग अकाउंट में खुद ही उसका इंपैक्ट डालता है, और प्रॉफिट लॉस और बैलेंस शीट में कहां जाना खुद ही इंपैक्ट डालता है। तो आप अगर देखो जो प्रैक्टिकली वो बुक्स बनाते ही नहीं हो, ठीक है ना, आप सिर्फ वॉचर्स रखते हो और उसके बाद सीधे टैली में एंट्री कर ले। तो कोई जर्नल वे बुक ऐसा कुछ भी नहीं होता है प्रैक्टिकल लाइफ में। ये तो टैली और बिजी की बात करूंगा मैं। इससे बढ़कर अभी जो है
ERPs आते हैं, एंड टू एंड एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग। इसमें जो सबसे बड़ा सॉफ्टवेयर यूज किया जाता है उसका नाम है SAP। मैं भी अपनी कंपनी में SAP ही, हम भी SAP ही यूज करते हैं, और जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनीज है SAP यूज करते हैं। SAP में सिर्फ इतना ही नहीं रहता है, इतना ही नहीं रहता कि आप अकाउंटिंग करते हो, बल्कि ये एंड टू एंड बिजनेस को कनेक्ट करता है, इन्वेंट्री को लिंक करता है, परचेज को लिंक करता है किसके साथ, सेल्स के साथ, मतलब बहुत ही इंटररिलेटेड है। और कभी भी आपको बैलेंस शीट चाहिए वो तो आपको टैली विजन में मिलता है, बट SAP इज एंड टू एंड, उसमें सारी चीजें रहती है। एंटरप्राइज के HR ह्यूमन रिसोर्स का हिसाब रहता है, पेरोल वाला हिसाब भी रहता है, इन्वेंट्री वाला, स्टोर वाला, परचेज, सब हिसाब उसमें रहता है। ठीक है, तो ये तो अब अभी जो आप रखोगे, जो मतलब जो थ्योरेटिकली पढ़ते थे ना, प्रैक्टिकली बहुत ही डिफरेंट होता है। ठीक है, आप वर्चुअल सिर्फ रखते हो और उसके बाद एंट्री करते हो, वो उसका इम्पैक्ट खुद ही लेता है। जर्नल एंट्री करनी होती है आपने, वो लेजर में खुद ही पोस्टिंग हो जाता है, ट्रायल बैलेंस खुद ही बन जाता है, और जाके फिर जाके ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट लॉस और बैलेंस शीट में कहां इंपैक्ट जाना होता है उस एंट्री का खुद ही जाता है। तो आपको आजकल की डेट में रियल टाइम पे कभी भी अपनी कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस और मिल सकता है और बैलेंस शीट मिल सकते हैं। ठीक है दोस्तों, ये था एवोल्यूशन ऑफ अकाउंटेंसी। आई होप आपको समझ आया किस तरीके से पहले क्लियर टोकन्स, देन सिंगल एंट्री, देन डबल एंट्री, देन द कांसेप्ट ऑफ द चार्टर्ड अकाउंटेंसी, ये प्रोफेशन का कांसेप्ट आ गया। ये था एवोल्यूशन ऑफ अकाउंटिंग। ठीक है दोस्तों, अब हम करेंगे रिसेंट डेवलपमेंट्स इन अकाउंटिंग। ठीक है, उसके साथ हमारा कंप्लीट रहा। सबसे इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट जो भी अकाउंटिंग में हो रही है वो है ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग। यह आपका एक डाउट भी होगा, क्योंकि बहुत सारे बच्चे बोलते थे, और लास्ट पार्ट के एग्जाम में एक क्वेश्चन आया भी था कि ह्यूमन रिसोर्सेज जो है उनको हम अपनी बुक्स में नहीं रखते हैं। ये क्वेश्चन आया था ड्यू टू द कंसेप्ट ऑफ, तो उसका आंसर था मनी मेजरमेंट कंसेप्ट, कि हम ह्यूमन रिसोर्सेज को मॉनेटरी टर्म में मेजर नहीं करते हैं, इसी तरीके से इसी वजह से हम उनको रिकॉर्ड नहीं करते। ये पार में क्वेश्चन था और ये मैंने अपनी बुक में भी रखा था, और यही इसका आंसर था, बिकॉज this is how the accounting is being done as with the money measurement concept. You cannot value the human resources. अगर मैं IOCL का एम्प्लॉय हूं तो IOCL मुझको, मतलब जो स्कूल ऑफ थॉट अभी अकाउंटिंग जिस तरीके से चल रही है उसमें यह माना जाता है IOCL मुझे वैल्यू नहीं कर सकते कि मेरी वैल्यू कितनी है। व्हाट इज एन एसेट? जब हम एसेट की डेफिनेशन में पढ़ते हैं, एसेट इज अ रिसोर्स व्हिच इज ओन्ड और कंट्रोल्ड बाय द बिजनेस। अगर मैं एसेट की डेफिनेशन लिखता हूं तो दो चीजें होती है। एसेट होता है इज अ रिसोर्स व्हिच इज कंट्रोल्ड बाय द बिजनेस, और जहां से आपको फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स आते हैं। ये एसेट की डेफिनेशन है, जिसको आप कंट्रोल कर सको और जिससे आपको फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स आ सके। मेरे दोस्तों मुझे बताओ, क्या IOCL मुझे कंट्रोल कर सकती है? द आंसर इज नो सर। किसी हद तक एग्रीमेंट का काम चलेगा, बट अदरवाइज आपको कंट्रोल नहीं कर सकते। मशीन को ऑन ऑफ किया जाता है तो उसको मतलब कुछ भी कैसे, मतलब आप एसेट को, मतलब ह्यूमन रिसोर्स को उतने लेवल पे कंट्रोल नहीं कर सकते। कर सकते हो किसी हद तक, ट्रांसफर करना चाहे तो कर सकते हैं, कुछ और चीज करना, बट उस लेवल में जिस तरह से हम समझते हैं किसी एसेट पे कंट्रोल होना, उसको कहां पे यूज करना, वो चीज नहीं कर सकते ह्यूमन रिसोर्स से। और ह्यूमन रिसोर्स में क्या होता है, एक इमोशनल होते हैं। ठीक है ना, ह्यूमन एसेट जो है ये इमोशनल बीइंग है। ठीक है, गुस्सा आ गया मुझे तो मैं तो बोलूंगा ठीक है मैं छोड़ रहा हूं जॉब। सपोज मेरी ट्रांसफर कहीं और दूर करेंगे, मैं बोलूंगा नहीं मुझे नहीं जाना। क्या करोगे? मैं छोड़ दूंगा, है ना। तो आप उनको कंट्रोल नहीं कर सकते हो, और फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स तो आते हैं बट आप उनको मेजर नहीं कर सकते हो। ठीक है ना, तो फिर हम बोलते हैं कि क्या करेंगे, तो तभी वो स्कूल ऑफ थॉट जो अभी भी चल रहा है वो बोलते हैं नहीं, हम ह्यूमन रिसोर्सेज को, ह्यूमन रिसोर्स मतलब एम्प्लॉइज को, हम अपने एम्प्लॉइज को बैलेंस शीट में एज एन एसेट नहीं दिखा सकते। ठीक है ना, और हम बोलते हैं ठीक है जो भी हम इनको सैलरी देते हैं हम उसको उस जितने टाइम का वो काम करेंगे वो उस पीरियड का एक्सपेंस है तो वो P&L में जाएगा, और इनकी जो ट्रेनिंग वेनिंग पे भी स्टार्ट में खर्चा होता है तो उसको भी P&L में लेते हैं। ठीक है ना, ये उनका उस स्कूल ऑफ थॉट का ये चीज है, और इसी तरीके से हमारी अकाउंटिंग हो रही है। बट ए न्यू स्कूल ऑफ थॉट अराइज व्हिच सेज ह्यूमन रिसोर्सेज प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द ऑर्गेनाइजेशन। अगर एक इंटेलिजेंट एम्प्लॉई है, अगर एक कंपनी में अच्छे अच्छे एम्प्लॉइज है, तो क्या उस एम्प्लॉय के होने से कंपनी को फायदा नहीं होगा? द आंसर इज यस। अगर एक ऑर्गेनाइजेशन अपने एम्प्लॉय टॉप एम्प्लॉयज को लेती है, मैं अगर IOCL की बात करता हूं, हमारी कंपनी इंजीनियर्स की जब बात आई थी IIT से लेते हैं,
IIT NIT उससे नीचे तो लेते ही नहीं है। अब रही बात अकाउंट जब उनको CA लेने होते हैं वो सिर्फ जो रैंक होल्डर होते हैं या टॉप मोस्ट चार्टर्ड अकाउंट मतलब पास आउट्स होते हैं उस बैच के, उनको लेते हैं, कैंपस प्लेसमेंट के थ्रू लेती है। और जब मैनेजर्स की मतलब MBAs की बात आएगी तो वो IIM से लेती है। तो अगर देखा जाए तो वो क्रीम ऑफ द सोसाइटी जो है इन द फॉर्म ऑफ चार्टर्ड अकाउंट्स, इन द फॉर्म ऑफ MBAs, इन द फॉर्म ऑफ इंजीनियर्स, वो सोसाइटी से लेती है। तो क्या उनकी ह्यूमन रिसोर्स की वैल्यू नहीं है? तो कहीं ना कहीं वो लॉन्ग रन में बाकी कंपनी से ज्यादा नहीं कमाएगी। क्यों? उसने तो बेस्ट रिसोर्सेज रखे हैं। अब रिलायंस के लिए देखा जाए तो अगर मुकेश अंबानी रिलायंस का इतना बड़ा पर्सन है या गूगल का इतना बड़ा पर्सन सुंदर पिचाई है, तो सुंदर पिचाई के होने से क्या रिलायंस की ब्रांड वैल्यू बोलो या रिलायंस के प्रॉफिट्स बढ़ रहे हैं? ये बात सही नहीं है क्या? सर हाँ, बिल्कुल सही है। तो आप तो उनसे तो फायदा हो रहा है, उनका होना इज वेरी इंपॉर्टेंट इन द ऑर्गेनाइजेशन। आप किसी भी अरे गरीब बंदे को रखोगे तो आपकी प्रॉफिटेबिलिटी को फर्क पड़ सकता है, और आप बड़े अच्छे लोगों को रखोगे जिनका जो बहुत इंटेलिजेंट है, तो आपकी कंपनी के प्रॉफिट्स तो बढ़ सकते हैं। तो ये तो एक बहुत इंपॉर्टेंट एसेट है ना हमारा, तो इनको हम रिकॉर्ड क्यों ना करें? तो स्कूल ऑफ थॉट बोलता है यार इनको भी रिकॉर्ड करेंगे। रही बात मेजरमेंट की ना, रही बात वैल्यूएशन की, तो वैल्यूएशन के मॉडल निकालेंगे। आप प्रॉब्लम क्या है ना, आप बता दो। जब आपको लगता है कि हाँ दिस इज एन इंपॉर्टेंट रिसोर्स, आप किसी APC को रखोगे और सुंदर पिचाई को रखोगे तो जमीन आसमान का फर्क है ना मेरे दोस्त। तो आप इसको इग्नोर क्यों कर रहे हो? आप उसको बैलेंस शीट में रख ही नहीं रहे हो, जबकि ऑन रिकॉर्ड अब देखा जाएगा सुंदर पिचाई की प्रेजेंस से गूगल को करोड़ों मतलब खरबों का प्रॉफिट होगा। मुकेश अंबानी का टू बी इन द रिलायंस मैनेजमेंट पूरा गेम चेंजर करता है वो यार। वो जिस चीज पे हाथ डालता है वो सोना बनता है। तो आप उनको कैसे इग्नोर कर सकते हो और उनको बैलेंस शीट में ही नहीं दिखाओगे? दे आर इंपॉर्टेंट रिसोर्स ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन, दे आर एन इंपॉर्टेंट एसेट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। हम तो किसी इंसान के बारे में बोलते हैं ना, यू आर एन एसेट। तो ऐसे तो वही ना जिससे फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स आ गए। एंड यस, फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स आएंगे उस बंदे से। उससे क्वांटिफाई करना है ना, तो क्वांटिफिकेशन के मॉडल निकालेंगे। तो ये स्कूल ऑफ थॉट, द फर्स्ट पर्सन वाज आर लिकर्ट। आर लिकर्ट ने कंसेप्ट दिया, भाई नहीं मैं तो बोलता हूं कि इनको रिकॉर्ड करना चाहिए। तो इसने जो मॉडल निकाला आर लिकर्ट ने, हालांकि वो उतना अच्छा मॉडल तो नहीं था, पर फिर भी उसने बोला यार आपने जो इनकी ट्रेनिंग में खर्चा कर दिया, आप जब एम्प्लॉय को लाते हो ट्रेनिंग पे आप इनका खर्चा करते हो ना, इनकी रिक्रूटमेंट पे खर्चा करते हो ना। जब IOCL ने हमें सिलेक्ट कर दिया तो हमारी ट्रेनिंग होती है, पहले हमारी 20 दिन ट्रेनिंग होती है, रिक्रूटमेंट पे हम पे खर्चा होता है और 20 दिन का वहां पे हमारा खर्चा होता है, हमारी ट्रेनिंग होती है। उसके लिए एक्सटर्नल फैकल्टीज को ली जाते हैं। किसी किसी कंपनी में दो तीन मतलब हिंदुस्तान यूनिलीवर या ये सारी RTC जो कंपनीज है, ये जब CAs को या मैनेजर्स को हायर करते हैं, ये 3 महीने तक उनको कोई काम ही नहीं कराते हैं, बल्कि उनको पूरा कंपनी का ऑपरेशंस दिखाते हैं। इनकी ट्रेनिंग पे लाखों का खर्चा होता है। तो आप अगर उस एम्प्लॉय पे लाखों का खर्चा करते हो, कहीं ना कहीं आप इस उम्मीद से करते हो ना, इस नियत से करते हो ना कि इस 1 लाख का इस पे मैंने अगर 5 लाख रुपए अभी खर्चा कर दिए इन रिक्रूटमेंट, इन ट्रेनिंग एंड अदर डेवलपमेंट्स, तो इसका फायदा तो मुझे आने वाले 20-25 साल में होगा। तो आप जो इसको खर्चा कर रहे हो अभी, इसको P&L में क्यों ले रहे हो? आप इसको बैलेंस शीट में दिखाओ एज एन एसेट, और इसको फिर राइट अप करो जितनी टाइम पीरियड में इसकी सर्विस आप लोगे। जिस तरह से आप एसेट लेते हो, मशीनरी लेते हो और उसको एसेट दिखाते हो बैलेंस शीट में, उसको एक्सपेंस नहीं मानते हो विद द assumption दैट इसका फायदा आपको 1 साल से ज्यादा मिलेगा, और मैचिंग कंसेप्ट के हिसाब से राइट ऑफ करोगे। इसी तरीके से इस एम्प्लॉय को जब आपने हायर कर दिया, आपको 5 लाख का खर्चा सिर्फ इसकी रिक्रूटमेंट होगा, आप इसको P&L में क्यों ले रहे हो? अब दिखाओ ना इसको एज एन एसेट दिखाओ, ह्यूमन रिसोर्स अकाउंट दिखाओ, ह्यूमन रिसोर्स एसेट दिखाओ आप इसको बैलेंस शीट में, और जिस लेवल पे मैचिंग कंसेप्ट के हिसाब से उसको राइट ऑफ करो P&L। ठीक है, तो इसने ये कंसेप्ट दे दिया। फिर बोला यार तो सिर्फ ट्रेनिंग कॉस्ट की बात करता है, ट्रेनिंग कॉस्ट तो वो सारी बहुत कम होता है और फायदे तो बहुत सारे होते हैं। तो फिर और डेवलपमेंट हो गई है। फिर एक लॉ एंड शॉर्ट्स नाम से थे बंदे, 2 बंदे, उन्होंने जो फॉर्मूला निकाला, ये तो मैंने आपको बोला, इस आर लिकर्ट का फॉर्मूला ये मैंने बुक में भी रखा है, वैल्यू इक्वल टू एक्विजिशन कॉस्ट प्लस ट्रेनिंग कॉस्ट। कभी कभी क्या होता है कि एक तो ट्रेनिंग पे खर्चा, कभी कभी कंपनी स्वैप करते हैं, बोलते हैं कि ठीक है आप अगर मुझे सपोज कल को कोई कंपनी बोलेगा कि आप हमारी कंपनी को ज्वाइन, सपोज रिलायंस बोलेगा आप हमारी कंपनी को ज्वाइन करो, तो मुझे ज्वाइनिंग बोनस देते हैं। वो बोलते हैं कि ठीक है, मैं सपोज बोलूंगा कि मेरा IOCL में बॉन्ड है, ठीक है,
तो बोलेंगे अच्छा बॉन्ड कितना है, तो सपोज मैं बोलता मेरा 3 लाख का बॉन्ड है आईओसीएल में, तो बोलेगा ठीक है वो 3 लाख भी हम देंगे और तुझे ज्वाइनिंग बोनस भी देंगे 2 लाख, तू हमारे पास ज्वाइन कर ले। तो एक्विजिशन कॉस्ट उनकी थी आई, तो वो 3 लाख जो उसने दूसरी कंपनी को दिए जो बॉन्ड पे करना था इसका, और जो 2 लाख मुझे दे दिए ज्वाइनिंग बोनस, तो ये 5 लाख का वो मान लीजिए एक्विजिशन कॉस्ट, और अगर ट्रेनिंग पे 1-2 खर्चा होगा तो वो 7 लाख का एज एन ह्यूमन रिसोर्स अकाउंट एसेट दिखाएंगे, ना कि उसको पीएनएल में लेंगे। फिर लॉ एंड शॉर्ट्स आगे उन्होंने बोला कि एटलीस्ट अगर हम एम्प्लॉय को रख रहे हैं तो अगर कुछ नहीं तो जितनी भी हम इसको सैलरी देंगे जब तक ये रहेगा हमारी कंपनी में, वो तो हमारा एसेट माना जाएगा ना, वो तो फिर उसकी सर्विस हम उतने टाइम पीरियड के लेंगे। तो इन्होंने बोला कि प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द सैलरी ऑफ इट्स एम्प्लॉइज टिल इट इज रिटायरमेंट जो होगा दैट विल बी द वैल्यू ऑफ द एसेट। अगर आईओसीएल ने मुझे ले लिया और उनको लग रहा है कि मैं पूरा रिटायरमेंट तक रहूंगा, फिर उसमें पूरी वैल्यूएशंस होती है, एक्चुअल वैल्यूएशंस की, नॉर्मली अल्लाह बचाए कितने लोगों की डेथ होती है या कितने लोग छोड़ जाते हैं, फिर बाकी जो बचेंगे उनका ऑन एन एवरेज देखा जाता है कितनी सैलरी मुझे पूरी लाइफ में इनको देनी है जब तक कि मेरी कंपनी सर है, तो उनकी आज की डेट में देखते हैं कितनी प्रेजेंट वैल्यू, क्योंकि मैं जो उनको सैलरी, सपोज मेरा रिटायरमेंट 2053 में अगर मैं जिंदा रहा तब तक और आईओसीएल में रहा तो मेरा रिटायरमेंट 2053 में जितनी सैलरी देंगे तो उसका आज तो वैल्यू नहीं करेंगे डर की, बल्कि आज की डेट में उसका प्रेजेंट वैल्यू देखा जाएगा। इन सबको वैल्यू करके बोलेंगे कि अगर हमने लतीफ को हायर कर दिया है तो जितनी भी मैं सैलरीज इसको दूंगा एटलीस्ट उतना तो बेनिफिट मिलेगा ही मुझे, तो उतने प्रेजेंट वैल्यू पे मैं उसको ऊपर एसेट दिखाया जाता है, फिर इसकी बाकी वैल्यूएशन होती है, उन डेप्थ में जाना नहीं है। द कंसेप्ट वाज दिस इज नाउ द रीसेंट ट्रेंड इन द डेवलपमेंट ऑफ अकाउंटिंग एज फार एज डेवलपमेंट ऑफ अकाउंटिंग इज कंसर्न्ड दैट ह्यूमन रिसोर्स आर नाउ मोस्ट ऑफ द persons. There is a school of thought arising which say that we can record the human resources, we can do the accounting of the human resources, and they also give the models of this human resource accounting, ठीक है। and the next concept came of the social accounting, और social accounting हमने already discuss कर दिया कि आप दिखा दो कि आप सोसाइटी के लिए क्या कर रहे हो, ठीक है, आप सोसाइटी के रिसोर्सेज यूज कर रहे हो, इसके लिए अलग से मैंने लेक्चर रखा है, आप उसको देख लेना, वो मेरे बुक में ऑलरेडी कवर कर दिया। इसी का एडिशन है एनवायरमेंटल अकाउंटिंग। सोशल अकाउंटिंग में आप बोलते हैं कि आपने सोसाइटी के लिए क्या करना है, क्योंकि आप सोसाइटी के कॉस्ट भी तो यूज कर रहे हो, बट एनवायरमेंटल मतलब मैंने आपको दिखा दिया था उसमें किस तरह से पोल्यूशन और सारी चीज होते हैं। एनवायरमेंटल अकाउंटिंग में आप वो चीज दिखाते हो कि कहां पे आपने एनवायरमेंट के रिसोर्सेज यूज करते हैं। इट इज मोस्टली इन द कंटेक्स्ट ऑफ शोइंग व्हाट आर द रिसोर्सेज व्हिच आर यूजिंग ऑफ द सोसाइटी, जिस सोसाइटी में आप काम करते हो उसको एनवायरमेंटल अकाउंटिंग बोलते हैं, ठीक है दोस्तों। और एक कंसेप्ट जो आ गया है कार्बन अकाउंटिंग, ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट अकाउंटिंग का कंसेप्ट अभी आ गया है, इसका नाम है कार्बन अकाउंटिंग। होता क्या है मेरे दोस्तों, अभी ग्लोबल लेवल पे ये फील हो रहा है एनवायरमेंटल स्टेज की भाई ग्लोबल वार्मिंग हो रही है। आप देखोगे अभी उत्तराखंड में भी ग्लेशियर मेल्ट हो गया, तो बोल रहे हैं कि ये जो ग्लेशियर्स मेल्ट हो रहे हैं कहीं ना कहीं ग्लोबल वार्मिंग का इंपैक्ट हो रहा है। जो इंडस्ट्रीज है वो बहुत सारे इमिशंस निकालते हैं जिनको हम बोलते हैं कार्बन डाइऑक्साइड ऐसा कुछ बोलते हैं, जिनकी वजह से क्या होता है कि मतलब उनकी वजह से क्या होता है एनवायरनमेंट पे इंपैक्ट आ जाता है, ग्लोबल वार्मिंग होती है। तो एक मतलब यूनिवर्स ग्लोबल लेवल पे ये फील आता है कि नहीं भाई रोक लगा दी जाए इस पे। तो क्या किया गया, ये डिसाइड किया जाए कि इस कंट्री को बोला जाएगा कि आपकी कंट्री से जो कार्बन एमिशंस है वो इतने लेवल तक निकले जाए, इससे ज्यादा नहीं निकलेंगे। अगर आपने इससे ज्यादा लिखा तो यू हैव टू पे टू द मतलब आप बोलोगे, आप एक ऑर्गेनाइजेशन है मुझे उसका नाम याद नहीं आ रहा जो इसके लिए बना दी गई यूनाइटेड नेशन लेवल पे, तो आपने इसको पे करना पड़ेगा, तभी आपको एक राइट दिया जाएगा कि आप इतना लेवल तक का कार्बन एमिशन कर सकते हो। क्यों? ग्लोबल वार्मिंग होगी, लोग मर सकते हैं और दुनिया तबाह हो सकती है, तो उसको बचाने के लिए जरूरत इस बात की पड़ रही है कि वो रूल्स लाए जा रहे हैं। तो हर कंट्री के लिए एक लिमिट दी है कि इंडिया इतने कार्बन एमिशन कर सकता है, इससे ज्यादा नहीं कर सकता है। इससे ज्यादा करेगा तो दे विल हैव टू पे टू द मतलब दैट यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, ताकि वो जाके फिर एनवायरमेंट क्लीनिंग पे उसको खर्चा करे। और फिर कंट्री लेवल पे क्या होता है कि वो पूरे मतलब जितने भी कॉर्पोरेट्स हैं उनको बोलेंगे कि भाई आपको इतनी लिमिट है, इससे ज्यादा आप नहीं कर सकते हो खर्च। अब क्या हो गया, मैं एग्जांपल देता हूं, जैसे टेस्ला की एग्जांपल लेता हूं मैं। टेस्ला ने बोला हम क्या करेंगे भाई, हम ये जो फ्यूल पे गाड़ियां बनती है, हम फ्यूल पे गाड़ियां नहीं बनाते, हम ईवीज बनाएंगे, इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स बनाएंगे, और उससे पोल्यूशन बिल्कुल भी नहीं होगा, जीरो पोल्यूशन होगा। वो अलग बात है कि वो इलेक्ट्रिसिटी कहां से बनाएगा उसको लिए कोई नहीं देख रहा है, वो भी तो इलेक्ट्रिसिटी कहीं ना कहीं उस सोर्स से बनाएगा जहां से पोल्यूशन होगा। एनीवेज में उस सपोज टेस्ला ने बोला, टेस्ला जिस कंट्री में है, अगर उसकी कंट्री ने उसको बोला कि आपके कार्बन एमिशंस इतने हैं, इससे ज्यादा आप नहीं कर सकते, एंड टेस्ला केम विद द कांसेप्ट ऑफ द ईवीज की मैं जो गाड़ियां बनाऊंगा मेरा कार्बन एमिशन जीरो होगा। तो सपोज इसको अगर मैं आपको बताऊं, इसको अगर 10,000 जो भी होगा इतना टाइम्स का
या मैं ऐसे सिंपल कर लेता हूँ, 100 टन का अगर इसको पास, 100 भी ज्यादा हो जाएगा, मैं 1 टन की बात करता हूँ रैंडमली लेता हूँ, 1 टन का कार्बन एमिशन ये कर सकता है, ठीक है ना। सपोज इसने वो बचा दिया, इसने नहीं कर दिया, तो अब इंडिया में कोई कंपनी है जिसको ज्यादा यूज हो रहा है, अब इसको क्या चाहिए, ये जो बंदा है टेस्ला का बंदा, इसको कार्बन क्रेडिट्स मिलेंगे, क्या मिलेंगे, इसको बाकायदा कार्बन क्रेडिट्स मिलेंगे। इसने क्या कर दिया, इसने एमिशन लेवल कम कर दिया, जितना भी इसको मिला था उसमें बचा दिया इसने, तो इसको कार्बन क्रेडिट्स मिलेंगे, और इस कार्बन क्रेडिट को ये बेच सकता है जिस कंपनी को जरूरत पड़ेगी या जिस कंट्री को जरूरत पड़ेगी इन कार्बन क्रेडिट्स की, ताकि वो, अब इंडिया को लगता है कि यार हमें तो जरूरत पड़ेगी कि हमें बढ़ाना है, बट यहाँ से ग्लोबल फिर उनको बैन्स लग सकती है अगर वो ये चीज करेंगे, ज्यादा एमिशन निकालेंगे, उनको पेनल्टीज देनी पड़ेगी, तो ये क्या करेंगे, ये इन कार्बन क्रेडिट्स को खरीदेंगे। समझ आ रहा है ना आपको, कि कोई अगर अपना एमिशन लेवल कम करेगा उसको कार्बन क्रेडिट दिया जाएगा, और उस कार्बन क्रेडिट को वो उस बंदे को भेजेगा जिसको कार्बन क्रेडिट का यूज चाहिए। तो इस तरह से आपके पास ये एसेट बन गया ना, आपके पास एक ही चीज आ गई ना यहाँ पे, कार्बन क्रेडिट्स, तो इनके भी अकाउंटिंग होती है मेरे दोस्तों, तो आप उसको एज ए इनकम दिखाते हो, और जब आपको पे करना है आप उसको एसेट दिखाते हैं, फिर बैलेंस शीट में लेते हो। दिस इज द कांसेप्ट ऑफ द कार्बन अकाउंटिंग। आई होप आपको कार्बन अकाउंटिंग समझ आ गया है कि आपको कार्बन क्रेडिट्स मिलते हैं अगर आप एमिशन लेवल को उससे कम रखते हो, और उस कार्बन क्रेडिट को आप फिर बेच सकते हो, और उसकी जब आप अकाउंटिंग करोगे दैट्स नोन एज कार्बन क्रेडिट अकाउंटिंग। आपको अकाउंटिंग नहीं करनी मेरे दोस्त। और लास्ट कांसेप्ट जो आया वह है फॉरेंसिक अकाउंटिंग। दोस्तों ये मैंने नोट्स में नहीं रखा था, बट क्योंकि एग्जाम में उतना डेप्थ में नहीं पूछा जाएगा, बट मैं आप, मेरा ये रहता है कि मैंने आपको नॉलेज भी देनी है, तो नॉलेज के कंटेक्स्ट में मैं आपको ये बोल रहा हूँ। एक और कंसेप्ट है फॉरेंसिक अकाउंटिंग। इसमें एज सच अकाउंटिंग हम नहीं करते हैं, बल्कि फॉरेंसिक आपने सुना होगा मोर और लेस क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन में, और यहाँ पे भी वही हो रहा है। जब ये कंपनीज बैलेंस शीट और वो पीएनएल बनाते हैं और फिर पता चलता है फ्रॉड्स होते हैं, तो फॉरेंसिक ऑडिटर्स होते हैं। इवन मैं भी सोच रहा हूँ कि वो जल्दी में करूंगा, वो जस्ट कि आपका बैच और मेरे एक दो कमिटमेंट्स और है वो खत्म होकर मैं भी फॉरेंसिक ऑडिट का कोर्स करूंगा। तो हमारा इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया जो सीए बने होते हैं उनके लिए कराते हैं फॉरेंसिक ऑडिटर। तो इसमें आप क्या करते हैं ना, आप बैलेंस शीट और प्रॉफिट लॉस को ना विजुअलाइज करते हो। आप देखते हो कि भाई अगर किसी कंपनी में फ्रॉड्स हो गए, ये फ्रॉड्स कहाँ पे हो गए, तो आप उनका ऑडिट उस कंटेक्स्ट में कर रहे हो, और फिर विजुअल ट्रेल्स बनाते हो भाई किस किस तरीके से ये फ्रॉड हो गया, और कल को कोर्ट में फिर आप उसकी मतलब रिकॉर्ड्स दिखाते हो कि किस तरीके से ये फ्रॉड हो गया। दैट इज द कंसेप्ट ऑफ द फॉरेंसिक अकाउंटिंग। तो आप अकाउंटिंग रिकॉर्ड जो है उन्हीं को यूज करके उनको इस तरीके से इन्वेस्टिगेट करते हो, आपको स्किल सेट सीख लेते हो, ताकि आप बताओगे भाई ये फ्रॉड कैसे कैसे हो गया। जैसे हम, मैं एग्जांपल देता हूं, देयर वाज अ कंपनी कॉल्ड सत्यम सॉफ्टवेयर कंपनी थी जिसको महिंद्रा ने टेक ओवर कर दिया। तो उन्होंने फ्रॉड स्टार्ट कर दिए थे। व्हाट दे यूज्ड टू डू, सत्यम वाज अर्निंग वेरी मच। जब ग्लोबली सारी कंपनीज डूबी थी, जो क्या नाम था उन ब्रदर्स का, लेनिन ब्रदर्स, शायद मुझे याद नहीं आ रहा है नाम, लेमन ब्रदर्स का, जब अमेरिका में वो चीज हो गया था और वो बिल्कुल डूब गए थे, इकोनॉमी खत्म हो गई थी, तो फिर भी उस वक्त भी सत्यम वाज अ प्रॉफिटेबल कंपनी इंडिया, दैट वाज इन सॉफ्टवेयर बेस्ड कंपनी। बट उन्होंने बहुत फ्रॉड्स कर दिए थे। वो क्या कर रहे थे, अपने सत्यम वाले क्या कर रहे थे, अपना दिखाते थे कि हमारे पास जो प्रॉफिट्स आ गए और हमने उनकी एफडी बना दी। वो जितना भी प्रॉफिट दिखाते थे, कहां किया हमने, एफडी बना दी, और सिर्फ दिखाते थे एफडी में पैसा है, और उनकी बैलेंस शीट बहुत ज्यादा हो गई थी। प्रॉफिट कमाते थे बट उसके बाद भी उन्होंने और रेवेन्यूज दिखा दिए कि हमने, हमारे पास और रेवेन्यूज है, ताकि दिखाने के लोगों को कि इस सारे लोग डूब रहे बट सत्यम तो कमा रहा है। सपोज वो अगर 100 करोड़ कमा रहे थे, वो दिखा रहे थे हम 200 करोड़ कमा लिए। अब बात आती ना कि 100 करोड़ कहाँ रखा, तो बोलते थे हमने फिक्स्ड डिपॉजिट कर दिया बैंक में। प्रॉब्लम क्या हो गई थी, जो ऑडिटर है, ऑडिटर को जब बैलेंस शीट में क्या करना था, अगर मैं इसको रब कर लेता हूं, मैं जैसे यहाँ पर सत्यम का वो बताता हूँ, एंड नाउ उसी के साथ हम कंक्लूड करेंगे। ये एक इंपॉर्टेंट केस है सत्यम का। तो इन्होंने क्या कर दिया मेरे दोस्तों, प्रॉफिट आ गया तो आप क्या बोलोगे, यहाँ पे रिजर्व में सरप्लस दिखाओगे 200 करोड़, यहाँ पे तो एसेट होना चाहिए 200 करोड़ का। तो इन्होंने बोला कैश तो है 100 करोड़, तो यहाँ पे एफडी कर दी 100 करोड़ की। मेकिंग सेंस, बैलेंस शीट मैच होगी। फिर बोला अगले साल हमने 300 करोड़ और कमा दिए, हमारे रिजर्व में सरप्लस 500 करोड़ होगी, कैश कितना है 200 करोड़, और एफडी बोली 300 करोड़। तो सारा पैसा ये दिखा रहे हैं एफडी में। क्या एफडी है, द आंसर इज नो, एफडी है ही नहीं। क्यों, इन्होंने प्रॉफिट्स को फेक दिखा दिया, और कॉरस्पॉन्डिंग रेवेन्यूज कहां पे, कैश कहां पे दिखा दिया, एफडी में। यहाँ पे ऑडिटर ने क्या गलती की, ऑडिटर ने या बोलो फ्रॉड क्या कर दिया, उसने उसको क्या करना चाहता है, जब आप
ये करते हो, ऑडिट करते हो, तो आप फिजिकल वेरिफिकेशन ऑफ एसेट्स एक नाम की कोई चीज होती है, आप बोलते हैं कि आप इतने एसेट दिखा रहे हो, दिखा मुझे एसेट, तो उस ऑडिटर को क्या बोला था, भाई आप 300 करोड़ की एफडी बोल रहे हो ना, जरा मुझे दिखाओ, आपने जब एफडी बैंक में की होगी तो वो रिसीट दी होगी ना बैंक में, दिखाओ। ऑडिटर ने ये बोला नहीं। अब ये एफडीज बढ़ते बढ़ते सपोज 1000 करोड़ की होगी, अब भाई आप किसी चीज को कब तक छुपा सकते हो, वो है ना कि सच्चाई छुप नहीं सकती बनावट के उसूलों से, खुशबू आ नहीं सकती कागज के फूलों से। भाई यहाँ तो आप कुछ फिश सा लग रहा है, या ऑडिटर चेंज हो गया, अब दूसरा ऑडिटर जब चेंज हो गया या ऐसी कुछ होगी, तो अब सत्यम का जो बंदा था ये तो उसको लगा कि हम तो मतलब भाई क्या बोलते हैं इसको, अब तो हम फंसने वाले हैं, ये चीज तो अब हमारे कंट्रोल से जा रही है कि बढ़ रहा है बढ़ रहा है, अब हम इसको खत्म क्या करेंगे। एंड व्हाट दे डिड, जो सत्यम का बेटा था या जो भी था, इसने क्या कर दिया, अब है तो ये पब्लिक सेक्टर कंपनी, क्योंकि लोगों का पैसा लगा हुआ है इसमें, उसका ही अपना नहीं है पैसा, हालांकि ही वाज अ प्रमोटर, ही वाज अ मेन डायरेक्टर, उसके पास ज्यादा शेयर्स हो सकते हैं, बट बाकी लोगों के पास भी तो शेयर है ना, तो जब शेयर होल्डर के पास भी पैसा, बाकी के पास भी पैसा, दे आर आल्सो द ओनर्स, हालांकि उनका प्रोपोर्शनेट कम होता है। तो इसने क्या किया है, इसने अपने बेटे के नाम से दूसरी कंपनी बना दी, माइटास। माइटास, सत्यम का उल्टा इसने माइटास बना दिया। तो जब इसने ये कंपनी बना दी, तो अब इसने गेम क्या खेली, माइटास अलग से बना दी गई, तो इसने बोला कि यार हम ना अब वी आर अर्निंग वेरी मच, वी आर अर्निंग वेरी मच, वेयर वी आर अर्निंग वेरी मच इन द सॉफ्टवेयर कंपनी। ये सत्यम की कंपनी थी और ये सॉफ्टवेयर बेस्ड कंपनी थी। इन्हें बोला हम तो बहुत पैसा कमा रहे हैं और हम डाइवेस्टमेंट करेंगे। अब इन्हें बोला कि हम डाइवेस्टमेंट करेंगे, हम अपना बिजनेस और बढ़ा देंगे, और हम कहां पे जाएंगे, हम इंफ्रास्ट्रक्चर में जाएंगे, रियल एस्टेट में जाएंगे। डीएलएफ जैसे बहुत पैसा कमा रहा है, इन्होंने बोला कि हम भी पैसा कमाएंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर में जाएंगे। और इन्होंने क्या कर दिया, शैतान की क्या की, इसने अपने बेटे के नाम की कंपनी बना दी माइटास, और माइटास के लिए बोला कि माइटास जो कंपनी है, अब माइटास में हम 5% या 10% स्टेक खरीदेंगे। अब माइटास माइटास की कंपनी बन गई, माइटास में भी शेयर कैपिटल आ गई कि भाई इसकी ऑथराइज शेयर कैपिटल, जो मैंने लास्ट इलेक्शन में बोला था कैसे बनते, सपोज इसकी ऑथराइज शेयर कैपिटल 1 करोड़ है, इसने बोला माइटास से हम 10% या 50%, सपोज बोलो 50% शेयर खरीदेंगे, 1 करोड़ के शेयर खरीदेंगे। और शेयर में कंसेप्ट होता है, आप उसको 1 करोड़ पे ना बेच के आप उसको प्रीमियम पे भी बेच सकते हो, क्योंकि आपको लगता है कि हमारी कंपनी की वैल्यू बहुत ज्यादा है, आपको लगता है कि इस कंपनी का पोटेंशियल बहुत ज्यादा है, तो वो शेयर प्रीमियम पे भी बिक जाता है। ठीक है दोस्तों, और हो सकता है उसकी वैल्यू 10 रुपए है फेस वैल्यू, बट आप इसको 10 रुपए से ज्यादा भी बेच सकते हो, जितना आपको लगता है, जितना बायर को लगता है कि मतलब वो एक डिसाइड किया जाता है बायर कितना हमें देगा इसको, क्योंकि मुझे लगता है कि इसमें फायदा होने वाला है। तो उसने बोला कि हम माइटास से ये शेयर लेंगे, ये हमें इतने प्रीमियम पे बेचेंगे। सपोज इन्हें 50 करोड़ के शेयर बोला, 50 करोड़ सपोज 50 लाख की शेयर, या मैं थोड़ा इसको और करता हूँ, इनकी 100 करोड़ की थी और 50% शेयर इनसे ले रहे हैं, तो ये 50 करोड़ के शेयर जो है एट प्रीमियम लेंगे, कितने में, सपोज 500% प्रीमियम या जो भी होगा, तो हम इनसे ये 300 करोड़ में लेंगे। ठीक है, तो जब 50 करोड़ पे शेयर है, हम इनसे 300 करोड़ पे लेंगे। और इसका प्लान क्या था, हम क्या करते, हम एक गेम खेलते, माइटास को थे, माइटास से हम शेयर लेते 300 करोड़ की, हम क्या बोलते हैं, हम बोलते हैं इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट, इन्वेस्टमेंट इन माइटास अकाउंट डेबिट 300 करोड़, तो कैश कैसे, तो बैंक दिखाते 300 करोड़, मतलब जो एफडी थे, एफडी को तोड़ते एंट्री करते, हमारे पास बैंक में पैसा आ गया, या बैंक अकाउंट डेबिट टू एफडी अकाउंट, और फिर ये जो एफडी का 300 करोड़ आ गया बैंक से, उसको उठा के माइटास को पे कर दिया, इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। तो ये चीज तो हम अंदर से करेंगे, बाकी शेयर होल्डर्स को तो पता चलेगा नहीं, वो तो है बेवकूफ, वो तो थोड़ी देखेंगे बैंक अकाउंट हमारा। तो हम ऐसे बोलेंगे कि हमने एफडी को तोड़ा 300 करोड़, वो उठा के माइटास में इन्वेस्ट कर दिया, माइटास तो हमसे 300 करोड़ लेगा नहीं, वो तो हमारा बेटा है, माइटास भी ऐसे से फेक देखेंगे, एटलीस्ट हम सत्यम को तो बचा देंगे। बट जब ऐसी चीज होती है, इन्वेस्टमेंट एक्विजिशन की बात होती है, तो शेयर होल्डर्स की मीटिंग होती है। तो जब जनरल मीटिंग इनकी होगी, तो एक शेयर होल्डर था जिसकी वैल्यू बहुत कम थी, बट वो इवेंचुअली मीटिंग में था। उसने बोला कि मुझे एक बार बता दो, when Satyam is doing so much good in the software company, और जबकि कोई कुछ भी नहीं कर रहा, हम रियल एस्टेट में जाके अपना पैसा क्यों फंसा देंगे, क्योंकि बाकी इकोनॉमी तो खराब है, बाकी इकोनॉमी की लगी पड़ी है, लोगों के पास दो वक्त की रोटी खाने के लिए, आप बोल रहे हम इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी में 300 करोड़ का स्टेक लेंगे, व्हाट्स द नीड ऑफ डूइंग दैट। फिर बोला हाँ बात तो सही है, और उसने ऑब्जर्वेशन कर दिया कि एफडी कहां पर, कुछ ऐसी बात हो गई, और पता चला एफडी कहां है, जब ऑडिट कर दिया पता चला एफडी तो है ही नहीं। तो इस तरीके से सत्यम का फ्रॉड सामने आ गया। तो उसी का फिर ये नीड आ गई कि भाई ऐसी चीजें तो होनी चाहिए ना भाई, कैसे पता चलेगा ये सारी चीजें, तो फॉरेंसिक अकाउंटिंग का कंसेप्ट आ गया।
अब ये बड़े बड़े फ्रॉड्स होते हैं तो उसके पीछे फॉरेंसिक ऑडिटर्स होते हैं, वो देखते हैं कि सारी अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स को पढ़ते पढ़ते फिर समझ आता है कहाँ पे गेम खेली, क्योंकि ये जो चार्टर्ड अकाउंटेंट होते हैं ना, मतलब इन्होंने पी के रखे होती है सारी चीजें कि कहाँ पे कैसे मैनिपुलेशन की जा सकती है। अब यू विल नॉट बिलीव, इनकम टैक्स में जो इतनी सारी अमेंडमेंट्स आ गई, पता है किन की वजह से आ गई? रिलायंस के जो चार्टर्ड अकाउंट्स थे, एक्ट रूल आता कि ऐसे करना है तो रिलायंस क्या करता था, बड़े बड़े चार्टर्ड अकाउंट्स को खरीद लेता था, मतलब हायर कर लेता था, खरीदता वो, बाकी सब चीजें हैं वो तो अब क्या क्या नहीं खरीदता है मुकेश अंबानी, तो वो बड़े बड़े चार्टर्ड अकाउंट्स का हेल्प देता था और वो देखते हैं कि इस लॉ में लूप होल कैसे निकालते थे, तो ऐसे इस तरीके से निकाल के टैक्स बच सकता है, ये करके टैक्स बच सकता है, और फिर इनकम टैक्स को अमेंडमेंट लानी पड़ी। इंडिया का टैक्स में इतने अमेंडमेंट जो आ गए हैं ना, या इतना बना गया है ना कॉम्प्लिकेटेड, इट इज बिकॉज ऑफ द रिलायंस एंड इट्स चार्टर्ड अकाउंटेंट्स। तो इसी तरीके से फिर फॉरेंसिक अकाउंटिंग का भी कंसेप्ट आ गया था कि ये लोग कहां से फ्रॉड करते हैं, क्या चीज करते हैं, तो फॉरेंसिक ऑडिटर्स है जिनका हेल्प सीबीआई, क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज लेते हैं और उस तरीके से उन फ्रॉड्स को आइडेंटिफाई करते हैं। दिस वाज ऑल अबाउट द डेवलपमेंट अकाउंटिंग व्हिच आई फेल्ट मे बी रिलेवेंट फॉर योर सिलेबस, क्योंकि इन्होंने बहुत एम्बिग्यूटी रखी है, छोड़ के बोला था कि डेवलपमेंट अकाउंट, तो मैंने कोशिश की कि मैं इस टॉपिक के साथ जस्टिस करूं और वो सारी चीजें आप लोगों के सामने रखूं। तो हमने स्टार्ट किया था विद एवोल्यूशन ऑफ अकाउंटिंग एंड देन द रीसेंट डेवलपमेंट्स इन अकाउंटिंग, एंड दिस वाज ऑल अबाउट आवर दिस करंट बैच, जिसमें मैंने सारे लेक्चर्स आपके दो प्ले लिस्ट में रखे हैं। एक प्ले लिस्ट था, जस्ट 2 मिनट मुझे दे देना, मैं आपको बताता हूं ताकि मैं कुछ गलत ना बोलूं और वो सारी चीजें और रिकॉर्ड रहेगी। मैं आपको, क्योंकि बच्चे ना कुछ बोलते हैं सर अभी हमने स्टार्ट कर दिया, या हो सकता है कि ये वाली लेक्चर डेवलपमेंट इन अकाउंटिंग कोई बच्चा पहली बार देख रहा है, तो उसके लिए मुझे 2 मिनट दे दो, जस्ट मैं आपको बताता हूँ कौन सी जगह से आपको क्या मिलेगा। मैं अपने चैनल पे जा रहा हूं, मेरी चैनल पे जब आप जाओगे मेरे दोस्तों, लतीफ कॉमर्स एकेडमी, यहाँ पे प्ले लिस्ट है। तो अभी ये जो बैच था जिसमें मैंने ये डेवलपमेंट अकाउंटिंग था, वो था एसएसबी एग्जाम, जेके एसएसबी जो एग्जाम, फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट का जो एग्जाम था, उसके लिए ये रिकॉर्डिंग हो रही थी, ठीक है ना। तो अगर आप फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट के लिए पढ़ रहे हो तो मेरे दोस्तों, आप जब मेरी चैनल में प्ले लिस्ट में जाना प्लीज, वहां पे ऊपर आता है होम वीडियोस प्ले लिस्ट, प्ले लिस्ट में आप देखोगे एक प्ले लिस्ट है विद द नेम JKSSB फॉर अकाउंटेंसी लेक्चर्स। इसमें आपके 42 वीडियोस पड़े हैं। तो क्या 42 लेक्चर्स है, ध्यान से सुनो, इसको ओपन करो। इसमें सबसे पहला है हाउ टू स्टडी अकाउंटेंसी फॉर फाइनेंस अकाउंटेंसी, तो इसमें मैंने जस्ट बोला कि आपको कैसे पढ़ना है, तो ये वीडियो है 9 मिनट की, आपने देखी। उसके बाद फिर स्टार्ट होता है इंट्रोडक्शन टू फाइनेंस लेक्चर नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 22। तो आया ये 1 to 22 लेक्चर्स। इसकी मैंने जो बुक दी है पंचायत अकाउंटेंट के लिए, जो आपको मेरी चैनल पे टेलीग्राम पे @CA लतीफ, टेलीग्राम पे @CA लतीफ सर्च करो तो वहां पे आएगा आपको लतीफ कॉमर्स एकेडमी। तो यहाँ पे @CA लतीफ जब सर्च करो तो वहां पर आपको 2 बुक्स मिलेंगी मेरे दोस्तों। कितनी बुक्स मिलेंगी आपको? 2 बुक्स मिलेंगी। ये अच्छे से देख लेना, क्योंकि कुछ बच्चे भी ना इसमें भी आधा ही देख लेते हैं। तो ये जो 2 बुक्स है वहां पे, एक है पा अकाउंटेंसी CA लतीफ, दूसरा है फा अकाउंटेंसी CA लतीफ, और आपको ये दोनों बुक्स देखनी है। क्यों? जो मैंने अभी पा के बोले 1 to 22 लेक्चर्स जो मैंने आपको इस प्लेलिस्ट में दिखा दिए, JKSSB अकाउंटेंसी लेक्चर्स, पा अकाउंटेंसी लेक्चर्स, इसमें 1 to 22 लेक्चर्स आपको इसमें मिलेंगे पा के प्लेलिस्ट में, और वो बुक जो है पा वाली, वहां से आपने पढ़ना है। ये कंप्लीट होगा, ये उतना ही था जितना पा में था। फिर फा में क्या किया था, एडिशनल इन्होंने कितने टॉपिक्स कर दिए थे? 5 टॉपिक्स कर दिए। उसके लिए मैंने टेलीग्राम पे दूसरी बुक रखी है फा, और इसके लेक्चर्स कहां है? यहाँ पे आप बैक करो। आप अभी मैंने 23 लेक्चर्स में बोला, एक तो वो था कैसे पढ़ना है, और 22 लेक्चर्स उतना ही रखो अभी। फिर आप आ जाना फा पे, फिर ऊपर एक लेक्चर बनाया है, प्लेलिस्ट बनाया है JKSSB फॉर न्यूली एडिटेड टॉपिक्स। इसमें जब आप जाओगे तो वहां पे सबसे पहले आएगा टैक्सेशन का, अमरजीत सर का, तो इसमें आपका 21 वीडियोस है। तो ये 21 वीडियोस क्या है? ये जो आपका इसमें पहले टैक्सेशन के वीडियोस है, और फिर मैंने 2 वीडियोस और रिकॉर्ड किए थे जो पा में नहीं थे। एक मैंने एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन किया था, लर्न अकाउंटिंग इन 1 लेक्चर, वो देखना है आपने।
उसके बाद फिर अकाउंटिंग कंसेप्ट एक मैंने अलग से अच्छे से समझाया, ये भी आपने देखा। ये नहीं बोलना कि सर ये तो ऑलरेडी किया, ये ऑलरेडी नहीं किया, ये नए से था, ये भी आपको देखना है। उसके बाद फिर आ जाता है टैक्सेशन का ओवर, फिर इंट्रोडक्शन टू कॉस्ट अकाउंटिंग, एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग, फिर बजटिंग, और फिर ये इस IFMS, और ये लास्ट वाली लेक्चर आएगी। तो ये आपका कंप्लीट हो जाएगा सिलेबस सारा। और फिर मैंने वो अकाउंटेंसी बुक था कि कैसे है, ये भी देख लेना, इसमें मैंने ये चीज बता दी है। तो ये आपका कंप्लीट हो गए। तो यहाँ का तो नया प्लेलिस्ट जो है वो सारा देखना है, उसमें आपको 1 to 22 देखना है पहले। उसके बाद आप बोलोगे सर बाकी लेक्चर क्या बने वहां पे। अब जब आप नीचे आओगे तो आपको खुद पता चलेगा बाकी लेक्चर क्या है। एक मैंने रखा था हाउ टू प्रिपेयर फॉर अकाउंट असिस्टेंट, वो जो तब पा वाला था। अगर आप देखना चाहो तो ठीक, इसमें मैंने अपनी प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी बता दी आपको किस तरीके से। कोई बच्चा बोलता है सर कैसे पढ़ूंगा, तो आपको उस चीज से मिलेगा। फिर मैंने क्या किया था, पा में एक रिविजन वीडियो बिफोर एग्जाम 1 hour 47 मिनट्स की रखी थी। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ये भी आप देख लेना। जब आप 22 लेक्चर्स को कंप्लीट करोगे उसके बाद ये रिविजन लेक्चर देखना। इसी कंटेक्स्ट में मैं जो अभी ये फा के 5 टॉपिक्स के थे, इसका भी रिविजन वीडियो लाऊंगा, बट अभी नहीं, लगभग 1 महीने बाद लाऊंगा। तो आपने ये देखना है। फिर जो मैंने पुरानी बुक में एमसीक्यूज रखे थे 400 300, उस पे ऊपर ये 4 वीडियोस है। एक छोटा वीडियो है 3 मिनट का, वो एक्चुअली रह गया था आधा, तो वो आपने फिर बाद में देखना। जब आप वो बुक पढ़ोगे, उसमें जो लास्ट 300 एमसीक्यूज है, तो उसके बाद ये वीडियो देख लिए। और फिर जो पा में पेपर आया था उसकी आंसर की मैंने बना दिए, और फिर मैंने कुछ डाउट सेशंस दिए थे, ठीक है। तो वो जो बाकी है वो वही डाउट सेशंस है, और पा का अकाउंटेंसी का पेपर मैंने सॉल्व कर दिया था। तो वही चीजें हैं ये इसमें, ठीक है मेरे दोस्तों। तो ये चीजें आप वहां से भी देख सकते हो। इस तरीके से आपका ये पूरा सिलेबस कंप्लीट हो। तो आपको ये 2 प्लेलिस्ट देती है, जेके एसएसबी फॉर अकाउंटेंसी लेक्चर्स, जेके एसएसबी फॉर एडिशनल लेक्चर्स। उस तरीके से फिर आपका ये पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा अकाउंटेंसी का। रही बात आगे बैच की मॉडलिटी क्या रहेगी, तो आज शाम को मैं लाइव आऊंगा 7 बजे, तो हम उस चीज को डिस्कस करेंगे। और इस तरीके से जैसे मैं अभी मतलब पढ़ा रहा था, शायद ये आज लास्ट लेक्चर है, क्योंकि वो सारा चीज कंप्लीट हो गया। अब आपके डाउट सेशंस और वाली चीजें वो हम लेंगे, मैं आपके साथ रहूंगा। और ऑनेस्टली मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा है आप लोगों को पढ़ाना, जिस तरह से आप लोगों की फायदा हो रहा है, आप लोगों के रिस्पॉन्स आ रहे हैं, तो मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा है। ठीक है, ये हमारी जर्नी लेक्चर्स के हिसाब से यहाँ तक थी, बट मैं आप लोगों के साथ हूँ। हम एमसीक्यूज, डाउट्स वो सब देखें, बट जहां तक मेन पढ़ाने की बात थी वो आज के लेक्चर के साथ ही कंप्लीट हो गई। और ऐसा नहीं सोचना कि मैं आपके साथ नहीं रहूंगा, मैं आप लोगों के साथ हूँ। मैं आपको एमसीक्यूज जो नए 300 है उन पे भी वीडियोस लाऊंगा, हर संडे को कुछ करूंगा, एक वीडियो जितना भी टाइम मिलेगा आप लोगों के साथ रहूंगा। बट अगेन मैं बोलता हूँ, लेक्चर से जहां तक बात थी, सिलेबस हमारा, आप ऐसा बोल सकते हो आज हमारा सिलेबस कंप्लीट हुआ। अब वो एडिशनल चीजें हैं जो मैं आपको एडिशनल बेनिफिट्स दूंगा, ये भी बेनिफिट्स है, वो भी एडिशनल बेनिफिट्स होगा, बट लेक्चर्स आज हमारे कंप्लीट हो गए। विश यू ऑल द बेस्ट एंड